हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लगे रहिए और डेली जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। चलिए, आज हम इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल, इसमें हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनके प्रमुख रासायनिक गुण और जो भौतिक गुण है उनको हम जानेंगे। जो इनके प्रमुख रासायनिक गुण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, या वैसे ही रिएक्शन आपके पूछे गए हैं, तो इनको हम जो है अच्छे से जो है इस लेक्चर में जानने वाले हैं। अब ये तो कोई निश्चित नहीं होता कौन सा रिएक्शन कैसे पूछ लिया जाए, लेकिन अगर रिएक्शन आपको बनाना आ रहा है तो चाहे जैसे पूछा जाएगा आप बना ले जाओगे। तो रिएक्शन पढ़ना मस्ट है। अब एक एक रिएक्शन बारी बारी करके अलग अलग तरीकों से पढ़ने से अच्छा है एक साथ आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखते हैं ये रिएक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछा गया है, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे वही हम आपको बताएंगे। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा ना गया हो या जो है कोई उसका मतलब ना बनता हो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना भी एक एक रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बगैर कुछ ज्यादा रटे कुछ रटना नहीं पड़ेगा, फार्मूला अगर आ रहा होगा तो अभी देखना सारे रिएक्शन बन जाएंगे। तो चलिए, ये जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनके गुणधर्म में सबसे पहले हम भौतिक गुण जान लेते हैं। देखो, आप जानते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं C1 से लेकर C9 तक के सदस्य, यानी C1 कार्बन से लेकर के और C जो है 9 कार्बन तक के सदस्य जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रंगहीन द्रव होते हैं। यानी किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और रंगहीन होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता। यानी C1 C1 से लेकर C9 तक के सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि अब इसमें जैसे कुछ और है, जैसे फार्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, इनमें बहुत तेज गंध होती है। आपके आंखों के सामने पड़ेगा तो अजीब तरीके लगेगा, तीक्ष्ण गंध होती है। जबकि इनके जो अन्य सदस्य होते हैं दुर्गंध तो होता है, यानी जो बड़े वाले सदस्य है, इससे ज्यादा वाले सदस्य है या और जो अन्य सदस्य होते हैं दुर्गंध तो होता है, मक्खन जैसी दुर्गंध होती है। हाँ, जैसा मक्खन स्मेल करता है वैसे इनकी दुर्गंध होती है। जबकि उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं, यानी उच्च सदस्य जो है सदस्य होते हैं ज्यादा कार्बन वाले, ये मोम जैसा मोम होता है वैसे मोम जैसे ये ठोस होते हैं। समझ में आई बात? ये पहली बात हो गई, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य भौतिक गुण है। दूसरी बात यह है जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनमें जल के साथ H बॉन्ड पाया जाता है। H बॉन्ड जानते हो ना, हाइड्रोजन बंध। और आप जानते हो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें H बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वो जल में कैसे होते हैं? जल में विलय होते हैं। तो जो इनके निम्न सदस्य होते हैं, अब निम्न सदस्य कहां तक? जैसे C1 से लेकर C4 तक मेन है तक के सदस्य जल में पूर्ण विलय है, यानी आसानी के साथ जल में घुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे सदस्यों की कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, हायर सदस्य होते जाते हैं, वैसे वैसे जल में विलयता इनकी घटती जाती है, जल में आ विलय होते हैं। लेकिन ये कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक में विलय होगा ही होगा। ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक नहीं है जो कार्बनिक विलायक में आ विलय हो, सब कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। सिर्फ व सिर्फ केवल आपको जल में देखना रहता है घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो वही घुलेगा जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो वही कहा गया इसमें कि जल में पूर्ण विलय है क्योंकि इनमें H बंध होता है, जबकि उच्च सदस्य का कम विलय होते हैं, यानी उच्च सदस्य धीरे धीरे कम विलयता घट जाती है तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। सब के सब कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अगला है इनके गलनांक और क्वथनांक अन्य संगत यौगिकों, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें। अब अन्य संगत यौगिक का मतलब है जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इनके इर्द गिर्द वाले जो और यौगिक होते हैं इनकी अपेक्षा इनका ज्यादा होता है। ये आपके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक अगर देखा जाए तो अन्य संगत यौगिकों की अपेक्षा अधिक होता है। समझ में आई बात? इनके जो है प्रमुख कुछ भौतिक गुण है जो सब पे लगभग लागू होते हैं। अब चलिए इनके जो प्रमुख रासायनिक गुण है उनको भी जान लेते हैं। चलिए बच्चों, हम कुछ मेन बातें बता देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसके? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की। एक बात आप जानते हो, क्या जानते? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है RCOOH। क्यों? यही तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कौन है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो इसके रासायनिक गुण कैसे पढ़ो, ये जितने टाइप के अभिक्रिया करता है अगर एक एक रिएक्शन आप तैयार करो तो 4-5 रिएक्शन तो ऐसे तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार हो जाएगा? इसमें आपको एक R दिख रहा है। कौन दिख रहा है? ये एल्किल समूह। कौन है? एल्किल ग्रुप। तो कुछ रिएक्शन ये जो है एल्किल ग्रुप के कारण देगा। किसके कारण देगा? एल्किल ग्रुप के कारण।
यानी बहुत सारी अपक्रियाएं जो है, कुछ अपक्रियाएं जो है ये एल्किल समूह के कारण देगा। और एक ग्रुप इसमें CO दिख रहा है, कौन दिख रहा है? ये जो है कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह। तो कुछ अभिक्रियाएं ये जो है कार्बोनिल समूह के कारण देगा, यानी CO समूह की प्रेजेंट के कारण ये जो है बहुत सारी अभिक्रियाएं देगा। और ध्यान सुनिए, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब कुछ अभिक्रिया ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण दे। दो दो अभिक्रिया पढ़ोगे तो 6 अभिक्रिया तो ऐसे हो गया। समझ में आ गई? ध्यान सुनिए और ध्यान सुनिए, ये OH में H लगा है। क्या लगा है? H। तो कुछ अभिक्रिया जो है ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कारण देगा, हाइड्रोजन। समझ में आ गई? तो 1 2 3 4 ये 4 तरीके के ग्रुप इसमें लगे हैं। चारों के कारण ये अगर देखा जाए तो 4 रिएक्शन तैयार हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात ना? ऐसे रट्टा मारोगे याद नहीं होगा। आप एक एक करके देखो कि H के कारण कुछ अभिक्रिया देगा, कुछ OH समूह के कारण देगा, कुछ कार्बोनिल समूह CO के कारण देगा, कुछ R के कारण अभिक्रिया देगा। चलिए अब इसमें हम एक साथ जो है बारी बारी करके इनके बारे में बताते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन जो हम आपको बताने वाले हैं ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्षारों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया। देखो नाम क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल कहा जा रहा है ना। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, लवण और जल तो बनाएगा ना। अम्ल जब भी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला पता है कि नहीं? जनरल फार्मूला पता होगा, क्या है? RCOOH। और किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हो? NaOH। तो होगा क्या? आपको पता है ये OH है और इधर H है, तो HOH तो H2O बना लेगा ना, और NaH की जगह पे लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? RCOO Na बन जाएगा और प्लस H2O। ये कौन है? ये लवण है, साल्ट है, एक प्रकार का साल्ट है। सोडियम, भाई ये सोडियम एसीटेट होता अगर यहाँ पर CH3 होता तो। ये लवण है, ये क्षार है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ में आ गए? लिखोगे कैसे? ऐसे बताना है कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्षारों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। समझ में आ गया ना? अरे कोई एग्जाम्पल अगर लोगे, जैसे मान लो CH3COOH ले लिए, एसिटिक एसिड। अब आप NaOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा CH3COONA बन जाएगा और प्लस H2O। ये आपका सोडियम एसीटेट लवण हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्लियर? तो ये कौन है? साल्ट ही है, एक प्रकार कार्बनिक यौगिक लवण। भाई आप कह दो कि साल्ट तो वही मिल रहा, वही मिल नहीं रहते, यही मिल रहा। समझ में आया? जिसमें प्लस और माइनस रहे वो साल्ट। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलो अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलो देखते हैं, ये आपका RCOOH है। चलो भाई अन्य सोडियम मेटल ले लेते हैं, सोडियम धातु ले लेते हैं। अब एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 पार्ट के ले लेंगे तो होगा क्या? ये HH आगे 2 लेयर हो गए तो HH मिलकर H2 बना लेगा और दोनों अन्य फिट कर देंगे तो 2 पार्टिकल RCOO Na हो जाएगा, ये H2 निकल जाएगा तो ये भी आपका लवण बनेगा। क्या बनेगा? जो ऊपर वाला बना है वही तो है। तो कुल मिलाके अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तब भी हमें लवण प्राप्त होता है। क्लियर? बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपसे जो कहा जाए वही आप करिए, आराम से हो जाएगा। चलो अगला देखिए। चलिए भाई अगला रिएक्शन है स्टरीकरण, स्टरीफिकेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किससे कराते हैं? अल्कोहल से कराते हैं तो ईस्टर बनता है और ईस्टर का बनना ही स्टरीकरण कहलाता है। ईस्टर का बनना ही स्टरीकरण कहलाता है। चलो देखते हैं, ये आपका RCOOH हो गया और एक ले लो R-OH। ये कौन है? अल्कोहल है, नहीं उपयोग समझे लागू। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कुछ नहीं करना है, यहाँ का H और यहाँ का OH ले लेना है। अच्छा इनका OH इनका H ले लियो, जो समझ में आया इतना लेकर के H2O निकाल देना तो RCOOR बना तैयार।
आराम से RCOO R' प्लस H2O। कौन है ये ईस्टर है भाई, ईस्टर। ये कौन सा खानदान है? RCOO ईस्टर होता है। आप इतना लिखना है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो ईस्टर और जल बनता है। बस इतना बता के रिएक्शन लिख दो आराम से। अब R की जगह पे चाहो तो CH3 ले लो, चाहे तो C2H5 ले लो, चाहे जो ले लोगे उसी हिसाब से यौगिक बन जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। अगला भाई हाइड्रोजनों के साथ अपक्रिया, यानी जो हाइड्रोजन होते हैं या उनके साथ जो प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं उनको हम जरा देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए RCOOH रिएक्शन कराएंगे, PCl3 से अपक्रिया कराएंगे। तो अगर PCl3 लेते हैं तो यहाँ 3 पार्ट के ले लेंगे, यहाँ का तीनों Cl यहाँ लगा देंगे और यहाँ का H और O इनके साथ लगा देंगे तो 3RCOCl बन जाएगा और ये हमारा H3PO3 बन जाएगा। ये हमारा एसिड क्लोराइड हो जाएगा, एसिड क्लोराइड, और ये फास्फोरिक अम्ल है। तो कुल मिला के ये PCl3 के साथ है। इसी तरीके से अगर आप RCOOH की अपक्रिया PCl5 के साथ कराते तो एक तो आपका RCOCl तो बनेगा ही बनेगा और एक HCl बन जाएगा और प्लस एक जो है HCl बन जाएगा और दूसरा जो है POCl3 बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। इसका एक ऑक्सीजन इसके बीच में डाल देंगे, एक हाइड्रोजन के साथ भेज देंगे क्लोरीन को और एक क्लोरीन यहां से जो OH निकाले हैं यहां लगा देंगे। तो ये फास्फोरिल क्लोराइड है, ये आपका एसिड क्लोराइड है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो कहने मतलब हाइड्रोजनों के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो हमें RCOCl एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। आप लिखेंगे कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया PCl3 अथवा PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें जो है एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगली अपक्रिया देखते हैं, अपचयन अपक्रिया। जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ये अपचयन अपक्रिया देता है। अब इसमें आपने देखा भाई इसमें जो है OH समूह पूरा हट रहा है। देखो यहाँ का इसमें अगर देखोगे तो H हटा हुआ है, इसमें देखोगे तो OH पूरा हटा हुआ है। समझ में आ गई नहीं? इसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पर H ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है। तो इस तरीके से आपका अपक्रिया दो H और OH के कारण हो गया। अब हम जो CO समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है, उसके कारण देखते हैं। तो ये मान लीजिए RCOOH है, इसका आप अपचयन कराएंगे नसंट हाइड्रोजन से। ये आया कहां से इतना सारा? LiAlH4, इसको जब ले लेंगे मिल जाएगा। होगा क्या? दो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, C के बगल CH2 हो जाएगा, एक O के बगल लगा देंगे, एक इनके बगल लगा देंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन फिट हो गया, एक बचा है OH को दे देंगे, H2O हो जाएगा। तो ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन गया? अल्कोहल। तो कहने का मतलब तो इसमें आप देख रहे हैं ये CH2 कहां से बना? इसी CO पे ही तो इन्वॉल्व हुआ है। तो जब आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल और जल प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है, कहीं अलग से थोड़ी आके लिख देना है। जो लिखे हो उसी को आपको लिख देना अपनी भाषा में। क्लियर? बहुत आसान है, बस केवल घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जो रिएक्शन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नामधारी रिएक्शन है। नाम से बहुत पूछा गया है, वैसे भी पूछा गया है क्या होता है जब। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हंस-डीकर रिएक्शन। कौन सा डीकर रिएक्शन? हंस-डीकर कहो चाहे हंस-डीकर कहो, जो भी डीकर कहो, कुल मिला के डीकर रिएक्शन है। तो हंस-डीकर रिएक्शन क्या होते हैं चलिए देखते हैं। देखो जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया नहीं कराएंगे, यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया कराएंगे। किसकी अपक्रिया कराओगे? सिल्वर लवण की अपक्रिया कराएंगे Cl2 यानी हाइड्रोजन के साथ। तो हमें जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। ये हमारा RCOOAg अम्ल का सिल्वर लवण, अरे Ag लगा है तो लवण होगा, वसा अम्ल का सिल्वर लवण भी कह सकते हो या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कह सकते हो। इस पर अगर हम H2 की अपक्रिया कराते हैं किसी भी हाइड्रोजन, देखो ये ऐसे रिएक्शन तो करेगा नहीं, ये जो है उबलती हुई जाइलीन में करेगा। कब करेगा? उबलती हुई जाइलीन।
अथवा CCl4 की उपस्थिति में। ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, या तो उबलती हुई जाइलीन में अपक्रिया कराएंगे या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो होगा क्या, एक तो हमारा जो बनेगा यहां से CO2 निकल जाएगा और RH निकल जाएगा, AgX निकल जाएगा, एक आपका RH बन जाएगा, एक AgX बन जाएगा और एक CO2 बन जाएगा। तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। कौन है? एल्किल हैलाइड। ये सिल्वर हैलाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको इतने बताना है कि जब हम वसा अम्ल के सिल्वर लवण का हाइड्रोजनों के साथ उबलती हुई जाइलीन अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो हमें जो है हाइड्रोएल्केन और सिल्वर हैलाइड प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह अपक्रिया हंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। यानी वसा अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया उबलती हुई जाइलीन में अगर हम हाइड्रोजनों के साथ कराते हैं तो यह अपक्रिया हंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। यहाँ मेन है उबलती हुई जाइलीन और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों में से कोई एक होगा और हाइड्रोजनों के साथ अपक्रिया कराएंगे वसा अम्ल के सिल्वर लवण का। ये बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये रिएक्शन कभी गलत नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करना है, CO2 उड़ा देना है, AgX बना देना, RH बना देना है, बस हो गया। ये अपक्रिया आपने पहले चैप्टर में हाइड्रोएल्केन बनाने की विधि में भी पढ़ा होगा। एक जगह तैयार करिए, दो जगह पूछा गया है। समझ में आया नहीं? चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है सिमिट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना चाहो इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें काफी ज्यादा पूछा गया है। सिमिट अपक्रिया में आप RCOH ले लेना, मोनोकार्बोक्सिल, और इस पर हाइड्रोजोइक अम्ल ये N3H की अपक्रिया करा देना। इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड अम्ल। इसकी अपक्रिया कराएंगे। आप जानते हैं N3H में एक NH होता है, एक N2 खुद निकल के भाग जाता है। तो अब होगा क्या, देखो ये CO2 निकल जाएगा, NH जो है इस CH को लेकर के RNH2 बना लेगा, RNH2 बन जाएगा। N2 उड़ के गबे हुआ है, CO2 उड़ ही रहा है, बस। और क्या बचा, ये एमीन है, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। तो आप बताएंगे, देखो सिमिट में क्या खास बात है, N3H, ये ध्यान रखना है। सिमिट रिएक्शन में N3H की अपक्रिया होती है, हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया होती है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। तो ये अपक्रिया सिमिट रिएक्शन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कई बार पूछा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है NH3 के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं क्या क्या बनाते हैं ये लोग। देखो ये आपका है RCOOH। इस पर अगर आप NH3 की अपक्रिया कराओगे तो सबसे पहले ये इसी में जुड़ जाएगा। RCOONH3 जो है NH4 बना लेगा इस H के साथ मिलकर के, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुनिए, इसको आप गर्म कर, जब इसको आप गर्म करोगे तो H2O निकलेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा, तो RCONH2 बन जाएगा। ये एसिटामाइड है। कौन है? एसिटामाइड है, ध्यान रखना। अमोनियम कार्बोक्सिलेट है ये। और जब इसको जो है एसिटामाइड फिर से आप गर्म कर दोगे, कहां से? P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ध्यान सुनिएगा, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ H2O बना लेगा तो RCN बन जाएगा। अरे C और N बचेगा, H2O निकल जाएगा, प्लस H2। तो ये आपका एल्किल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल साइनाइड। कितना आसान रिएक्शन है। यानी ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, जिसको गर्म करने पर एस्टामाइड बनता है। इसको अगर हम P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। तो ये काफी बार पूछा गया है, इसका उपयोग आप बहुत करते हैं। कैसे प्राप्त करोगे? अगला जो रिएक्शन है खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा गया है, HBZ अपक्रिया। इसी को कहा जाता है HBZ अपक्रिया, हेल-वेल्हार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HBZ के नाम से भी पूछा गया, वैसे भी पूछा गया है। अब ये होता क्या है, चलो पहले अपक्रिया बताते हैं। देखो जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCH2COOH, ये हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इस पर हम हाइड्रोजन Cl2 की अपक्रिया, वो भी प्रकाश की उपस्थिति, यानी सूर्य के प्रकाश अथवा फास्फोरस की उपस्थिति। तो आप जानते हैं
भाई एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बना के निकल जाएगा। तो एक चीज और ध्यान रखना, हमने आपको कहा था कि एल्किल समूह की अपक्रिया, तो यहाँ जो हमारा एल्किल समूह है RCH2, तो यहाँ का H इस Cl के साथ HCl बना लेगा, एक Cl इसी H की जगह पे लग जाएगा जहां से निकला होगा, तो ये बन जाएगा RCH, एक Cl यहाँ लग जाएगा, बाकी COOH सेम वैसे ही। इसका नाम है अल्फा मोनोक्लोरो एसिड अम्ल। भाई अल्फा ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, इस पर क्लोरो लगा है तो अल्फा मोनो, और एक ही क्लोरो लगा है तो अल्फा मोनोक्लोरो और एसिड है ही पूरा। यही प्रक्रिया फिर करते हो, P की प्रेजेंट में Cl2 की अपक्रिया कराओ तो फिर आपका HCl निकलेगा। अब की बार ये दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये आपका RC, एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर और COOH रहेगा, तो इसका नाम है अल्फा कामा अल्फा डैश डाइक्लोरो। भाई आप देख रहे हैं कि अल्फा जो है, ये अल्फा कार्बन पर दो क्लोरो लगा है तो अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो हो जाए, और ये बाकी अम्ल है एसिड है। तो यह अभिक्रिया जो है हेल्प-वेलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन कहलाता है। यानी जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें पहले अल्फा मोनोक्लोरो अम्ल बनता है, साथ में बाद में जो है अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एसिड बनता है। देखो ये बात है, HBZ अपक्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या जो है क्लोरीन की अपक्रिया इससे कराते हैं तो जो हमारा अम्ल में अल्फा कार्बन होता है, यानी इस हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अल्फा कार्बन होता है, ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन, वहां से हाइड्रोजन जो है क्लोरीन द्वारा जो है प्रतिस्थापित हो जाता है। तो क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, जिससे भी अपक्रिया कराओगे तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, ग्रुप के बगल वाले अल्फा कार्बन को प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, तो इसीलिए इसको हेल्प-वेलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अपक्रिया कराएंगे तो ये जो ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, यहाँ के हाइड्रोजन जो है धीरे धीरे करके प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यही मेन इसका रीजन है HBZ रिएक्शन का। तो उम्मीद करता हूं ये जितने हमने रासायनिक गुण और जो भौतिक गुण बताए हैं समझ में आ गया। ये सारे सभी रासायनिक गुण जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नाम से, जो नामधारी रिएक्शन है नाम से, वैसे क्या होता है जब में काफी पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।